नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मार्केट मसाला में। मैं हूं विवेक मित्तल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। बीता हफ्ता मित्तल साहब बहुत ही एक्शन पैक्ड रहा। मतलब पहले 3 दिन अलग, आखिरी के 2 दिन अलग। मतलब पूरा ही खेल ही पलट गया मार्केट का। बिल्कुल संदीप भाई, ये देखो कि मार्केट में किस तरह से मतलब मूव अलग ही चल रहे, न्यूज़ अलग चल रही है, मूव अलग चल रहे हैं। एक समय पर हम बात कर रहे थे कि जी ट्रेड डील होगी नहीं होगी, अभी भी हुई तो है नहीं, लेकिन मार्केट किस खुशी को मना रहा है आई डोंट नो। पता नहीं शेर आने वाला है शायद इसलिए। शेर आ तो नहीं रहा, शेर आएगा 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 आएगा। आएगा। अब तो कह रहे हैं कि शेर मार्च में आएगा, शायद मार्च में जाके ये होगी मतलब ट्रेडिंग। मार्च की खुशी अभी दिसंबर में। नहीं मतलब क्लैरिटी की खुशी है कि चलो मार्च में हो जाए, पता तो चल गया कि हाँ तो मार्च में हो क्लैरिटी जाएगी। तो ये हालांकि दिसंबर एंड तक की भी दे रखी थी इन लोगों ने। ऐसे तो 21 नवंबर की डेट हाँ स्पेसिफिकली भी आ हाँ गई थी हाँ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कि 21 तारीख को होने वाली होने हाँ। वाली। शेयर निकल गया, आने वाला है। चलो न्यूमरोलॉजी को तो मतलब अगर हम अलग तरीके से देखें कि हमारे शीर्ष नेता डोनाल्ड ट्रंप जो भी बोल रहे हैं, मतलब उस तरह से तो ये इस बार भी नहीं हुई। नहीं, लेकिन एक चीज़ अच्छी ये हुई है कि इस बार जो डेलीगेशन आया था, हालांकि बोला गया था कि ऑफिशियल नेगोशिएशन वाला राउंड नहीं है, लेकिन जो ट्रम्प साहब और मोदी साहब की फ़ोन पर बातचीत हुई ना, उसके बाद आई डोंट नो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसमें ट्रम्प भी साहब क्या कुछ बोले बोले। भी नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो माहौल बना या फिर जो सुगबुगाहट है ना बाजार में, इस तरह से है कि जो बातचीत हुई वो कंस्ट्रक्टिव हुई। ज़्यादातर मुद्दों पर मतलब हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और उसके बाद दोनों नेताओं के बीच में ये बातचीत हुई है कि ज़्यादातर चीज़ों पर हम मिलकर काम करेंगे। सारी पॉजिटिव चीज़ें जैसे जैसे बोली वो जाती तो हैं। बता ही देते हैं संदीप भाई, उसमें हमेशा नया क्या था। मतलब मैंने तो उनका ट्वीट पढ़ा था पीएम वाला, जो जिसमें उन्होंने लिखा था कि हम वैश्विक मुद्दों पर। अरे भाई, मैं तो हम लोग वैश्विक मुद्दे की बात तो बाद में कर लेंगे, इस समय पहले ट्रेड डील की बात बता नहीं दीजिए, नहीं, हो रही है इसमें या ना नहीं हो रही है। सर जो एक अच्छी चीज़ मुझे समझ आई ना, जो पूरे जो कमेंट्री आई उसके बाद, कि यूएस इज़ हैप्पी, यूएसटीआर इज़ हैप्पी। मतलब यूएस के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है वो हैप्पी है। तो लेकिन चाय नाश्ता ज़्यादा अच्छा करा दिया नहीं नहीं, क्या। चाय नाश्ते की बात नहीं है। अब हैप्पी हमारे पीयूष गोयल साहब नहीं है या मोदी साहब नहीं है, क्योंकि जो इनकी डिमांड्स है ना सर, वो हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो यूएस डील करने के लिए तैयार है, इससे एक चीज़ तो साफ हो रही है। अब हमें ही देखना है कि हम कहाँ तक जाके इनकी बातों को तो मानेंगे। उसने जो उनका रिप्रेजेंटेटिव आया था, ग्रीड करके जो नाम है, उन्होंने कहा कि इससे बढ़िया ऑफर आज तक इंडिया ने नहीं दिया है। और एक चीज़ जो और मुझे ठीक समझ आ रही है ना, हालांकि क्या सी है ये भी, कि वो जो 25% की पेनल्टी लगी थी ना हमारे ऊपर, 25 + 25 50 हुआ था, वो पेनल्टी हट जाएगी। और बाद में 25 15 होगा, 20 होगा, 5 होगा, वो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, ये 25% हटने की शायद जो एक कवायद खुशी है, है या खुशी है। फिर एक उत्साह कह लीजिए, वो मार्केट में देखने को मिला। नेट नेट हम पूरे हफ्ते में नेगेटिव ही बंद हुए हैं। पिछले हफ्ते में मैं लेवल्स देख रहा था निफ्टी के, जहाँ से हमने शुरू किया था, और वहाँ से हम नीचे ही बंद हुए, क्योंकि 5 तारीख की आप क्लोजिंग देखेंगे ना, तो 26,200 मोटा मोटी 26,186 का लेवल था, और हम सेटल हुए हैं 26,050 के आसपास। तो 200 पॉइंट हम वहाँ से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास हम नीचे ही बंद हुए, 150 पॉइंट। बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही रुझान था। लेकिन जो आखिरी के 2 दिन थे ना, वो मार्केट में काफ़ी अच्छे देखने को मिले। और कुछ कुछ सेक्टर्स की बात करें ना, जो टॉप परफॉर्मर थे इस हफ्ते के, तो उसमें आईटी देखिए, उसमें आप ऑटो देखिए, आप मेटल देखिए, इनमें काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिख रहा था। और उसके साथ साथ आप देखेंगे ना, कुछ अगर हाईलाइट था, जो सबसे बढ़िया चीज़ बताने लायक थी इस हफ्ते की, तो वो था सिल्वर, 2 नया लाख ऑल पार टाइम हो हाई। गया। और एक अच्छी चीज़ जो नहीं थी हमारे लिए, दिक्कत की बात है, जो शायद किसी को समझ नहीं आ रही, जो हर साल होता है और हर साल हम उससे ना आदी हो चुके हैं, वो है रुपए की कमज़ोरी। डेप्रिशिएटिंग एक करेंसी है। 90 के पास हर पहुंच। साल 3% हम डेप्रिशिएट हो जाते हैं ऑन एन एवरेज। और 90.56 का फ्राइडे का लो था जो हमने टच किया। मतलब हमारे लिए अब नया नॉर्मल बनता जा रहा है रुपया, जो कि 90 का लेवल भी पार कर चुका है। संदीप भाई, याद है जब आपने और मैंने शायद अमूमन करियर एक साथ ही शुरू किया होगा, मीडिया का मैं एटलीस्ट बोल सकता हूँ, तब रुपया चलता था 40 से 45 की रेंज में, मतलब मुझे भी याद है। और जब मैं पढ़ता था तो उस समय 31 था रुपया डॉलर के मुकाबले। आज 3 गुना, मतलब 31 से लगभग 3 गुने की लेवल पर आ चुका है पिछले 20-22 साल में, उठाकर देख लो। मतलब हम वैसे ग्रोइंग इकोनॉमी है, सब कुछ है, और वैसे हमारी करेंसी सबसे कमज़ोर, मतलब एक तरह से देखो आप, चाइना ने एक कम से कम बैंड तो बना रखा है कि इस रेंज में ही रहेगा। अभी पीछे मैं एक चीज़ और पढ़ रहा था कि उसमें आईएमएफ में है या कहाँ पर है कि वो लोग ये भी बात कर रहे हैं कि भाई इंडिया ने अपने को एक रेंज में रखा हुआ था रुपए को, अब थोड़ा वो फ्री कर रहे हैं। आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे हाँ कि जब शक्तिकांता दास साहब थे ना, हाँ
तब रुपए को फ्री हैंड नहीं दिया हुआ था कि आप मौज काटिए जहाँ तक काट सकते हैं, मतलब जितना गिर सकते जितना हैं गिर गिरिए। सकते हैं करिए। तो अभी क्या है ना, थोड़ा फ्री छोड़ा हुआ है। आई थिंक इसके पीछे जो एक कारण है ना मित्तल साहब, वो ये है कि आपको एक्सपोर्ट्स को पुश देना है, बढ़ावा देना है। तो वो जानबूझकर अब शायद आई डोंट नो ये government- कितना सही रहेगा कि आप रुपए को कमजोर करके अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। जो आपने चाइना की बात करी ना, चाइना ने भी, अब भले ही उनकी करेंसी बैंड में है, लेकिन एक समय तक उन्होंने भी फ्री होल्ड दे रखा था। अपना जो बिजनेस है, जो अपने रेवेन्यूज है, उन्होंने इसी तरह से बढ़ाए हैं। अपनी करेंसी को वीक लगातार वो होने दिया उन्होंने, और करते भी रहे हैं डीवैल्यू। वो उन्हीं से ही सीखे हैं सब लोग, क्योंकि एक्सपोर्ट देखिए, एक्सपोर्ट उनसे ज़्यादा अच्छा कौन सिखा सकता है पूरी दुनिया को? बिजनेस ही नहीं सिखा सकता, इनफैक्ट पूरी दुनिया में उनका बिजनेस है, तो कैसे बिजनेस करना है चाइना से बढ़िया कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। तो उन्होंने मतलब अगर यूएस में चाइना बॉयकॉट होगा तो चाइना बॉयकॉट लिखी हुई टी शर्ट्स भी चाइना से बन के आएंगी। ये तो सही बात है। लेकिन एक चीज़ इन सब चीज़ों के बीच में नेक्स्ट वीक के लिए जो संदीप भाई मैं देख रहा था, 3 चीज़ें। ओमान के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है हमारा ये, और हमारे प्रधानमंत्री भी अब ओमान जाएंगे, तो 3 देशों के विज़िट पर जाने वाले हैं वो नेक्स्ट वीक। तो उसमें एक ओमान बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि देखिए बाकी तो सब छोटे छोटे देश हैं, लेकिन ओमान से क्या है कि हमारा करीब $10 बिलियन का ट्रेड होता है, और उसमें हमारा यूरिया बहुत अच्छा इंपोर्ट होता है, और तेल गैस के जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी कुछ इंपोर्ट होते हैं, तेल का भी होता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जहाँ पर कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का शायद हमें कुछ बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि हम उसको एक्सपोर्ट को भी अपने पुश करना चाहते हैं ऐसे देशों में। दूसरा कि भारत अमेरिका की ट्रेड डील पर अगर कोई अपडेट आ जाता है वीकेंड्स में तो और अच्छी बात है। तीसरी चीज़ कि जापान की मॉनेटरी पॉलिसी, इस बार तो इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ना लगभग तय है, ऑलमोस्ट तय है। तो अब ज़्यादा तो उस पर कुछ होगा नहीं। हाँ, लेकिन अगर कुछ वो होता है, वो करेंसी वाला जो होता है ना, वो हर बार कौन सा होता है वो, मैं टर्म भूल गया। इनके जापानीज जापान का जब युआन मतलब अप्रिशिएट होना शुरू हो जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, या कुछ ऐसा होता है ना, येन कैरी ट्रेड। अच्छा, वो जो दुनिया भर में जो फ्री करेंसी अवेलेबल है, ये येन कैरी ट्रेड। वो येन कैरी ट्रेड वाला जो मामला है, अगर वो फंसा तो आगे कुछ उन्होंने आउटलुक और ऐसा दे दिया थोड़ा सा हॉकिश टाइप का, तो थोड़ा सा शायद फंस जाएगा मामला जापान दुनिया से। जानती है, मतलब ऐसा नहीं है कि बाजार को नहीं पता है। नहीं, रेट हाइक तो पता है, लेकिन हॉकिश स्टेटमेंट, ये आपको फेड और ये इन लोगों के हॉकिश स्टेटमेंट, डॉविश स्टेटमेंट, इन्होंने फेड बड़ा ने तो डविश कर दिया सर, फेड ने तो रेट कट कर दिया उसके साथ $40 बिलियन के। वो कह रहे हैं कि हम बॉन्ड्स भी खरीदेंगे, फिर से लिक्विडिटी वाला पुश शुरू वही हो मैं गया। बोल रहा हूँ ना, तो इनके एक पॉजिटिव सर्वाइस था, बल्कि वो पॉजिटिव था, लेकिन आपको क्या मिला उसमें? आपका इंडेक्स ही चल रहा है, स्टॉक्स तो अभी भी वही है हमारे इंडिया में। इसी तरह से जापान में अगर आप देखोगे तो जापान की पॉलिसी से हमें क्या फ़र्क पड़ना है, बस उतना ही है कि थोड़ा बहुत जो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो आपको जो इजी फंडिंग कई बार जापान से मिल जाती थी, वो थोड़ा सा इजी फंडिंग के भी रेट थोड़े से हमारे लिए महंगे हो दुनिया भर की जाएंगे। फंडिंग का सोर्स है सर जापान, ऐसी बात नहीं है। फर्क तो पड़ता है। पैसा अगर दुनिया भर में पैसे को चेज करता है या रिटर्न्स को चेज करता है, तो पैसा जापान से चलता है। जैसे सूरज उगता है ना, वैसे पैसा भी वहीं से चलता है। वो पैसे की अगर उपलब्धता या फिर सस्ते पैसे की उपलब्धता अगर कम हो जाएगी, जैसे आप कह रहे हैं रेट हाइक हो जाएगा, तो वो हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगा ही। भाई पैसा तो उतना ही है मार्केट्स में जितना है पहले से। तो अगर जापान से पैसा उठ के दूसरे देशों में नहीं लगेगा, तो फिर जाहिर सी बात है हमारे मार्केट्स पे भी उसका इम्पैक्ट साफ तौर पे देखने को मिलेगा। बाकी पिछले हफ्ते अगर देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो कुछ आपने देखा हो। अच्छा, देखिए मेरे ख्याल से तो 2-3-4 स्टॉक्स थे। एक तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो वो एएमसी का आईपीओ आ रहा है, वो भी 19 तारीख को लिस्ट हो जाएगा, जब आप कह रहे हैं पॉलिसी आएगी जापान की। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होगा मार्केट के लिए। देखिए उसमें भी 51% स्टेक तो आईसीआईसीआई का है उसमें, तो अब आईसीआईसीआई का भी शेयर देखना इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि उनकी फैमिली में पहले भी 2-3 आईपीओ आ चुके हैं, तो उनमें से एक तो डीलिस्ट भी हो गया, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी तो डीलिस्ट भी हो चुका है। तो लोगों का अनुभव उसको लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा रहा नहीं, लेकिन हाँ उनके 1-2 शेयर तो अच्छा चले हैं। अब एक तो आईपीओ लिस्टिंग हो गई, दूसरा जो मैंने कुछ एक शेयर्स देखे थे, लाइक फॉर एग्जांपल फ्राइडे को एचयूएल टूटा थोड़ा सा, और उसमें डिमर्जर भी आया था अभी पिछले हफ्ते ही, तो 5 दिसंबर को, तो क्वालिटी वॉल्स वाला, तो वो अभी एडजस्टमेंट हो ही रहा था, उसके बाद फिर टूट गया। दूसरा एक चीज़ और देखने के लिए मिली कि अब ये जो इंश्योरेंस में एफडीआई को लेकर बात आ रही है, तो आप देखोगे हाँ, तो फ्राइडे को आप देखोगे कि जो लास्ट के आधा एक घंटे में न्यू इंडिया एश्योरेंस और ये जो जीआईसी वगैरह के शेयरों में एक अच्छा सर्च देखने के लिए मिला था। अगला फ्राइडे जो आएगा ना 19 तारीख,
उस दिन लास्ट डे है संसद का। हाँ, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो वो बिल वगैरह का भी डिस्काउंटिंग होनी है, तो नेक्स्ट वीक कुछ कुछ खबरों को लेकर मुझे लगता है कि थोड़ा सा हाईलाइटेड रहेगा। आई थिंक मैंने जो चीज़ें ऑब्जर्व करी ना, उसमें इंडिगो एक स्टॉक था जो वो पूरे तो- हफ्ते लाइमलाइट हाँ, में वो था। तो पूरा और कोई लार्ज कैप अगर 20% के आसपास करेक्ट हो जाए तो उसमें मौके ज़रूर बनते हैं, बशर्ते एक्सपर्ट्स का मानना है कि आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो। हालांकि और डाउनसाइड को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी एक्यूमुलेट करने की बात यहाँ पे की जा रही है। और एक चीज़ जो हाईलाइट रही पूरे हफ्ते में वो है EMS शेयर्स, जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाले शेयर्स हैं, चाहे वो केन्स हुआ या उसके साथ साथ डिक्सन हुआ, आपका अंबर एंटरप्राइजेस हुआ या बाकी सिरमा जैसे स्टॉक्स हुए, इनमें भी अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। और कुछ कुछ सिलेक्टिव नेम्स हैं इस पूरे स्पेस में भी, कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो वहाँ पे भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एक मुद्दा जिस पे मुझे बात करनी थी ना आपसे, वो सिल्वर की वजह से हिंदुस्तान जिंक तो चला ही है, चलो काफ़ी लंबे समय के बाद, लेकिन मेरे को बात करनी है येस बैंक पे। येस बैंक इसलिए क्योंकि फ्राइडे को ऐसी खबर थी, एक तो इनके जो ईडी हैं उनका कार्यकाल आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, उसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। और दूसरा इनके जो MD एंड CEO हैं प्रशांत कुमार जी, उनका भी नाम अभी तक RBI के सामने नहीं रखा गया है NRC की ओर से, तो थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है, थोड़ा सा दिक्कत है कि वो ग्रोवर साहब इसमें तो SMBC ही कॉल लेगा उसके ऊपर या क्या होगा। हाँ, ऑफ कोर्स देखिए, जब कोई आदमी कोई नया मतलब इन्वेस्टर आता है या कोई स्ट्रैटेजिक प्रमोटर आता है व्हाटएवर, तो वो अपने आदमी को ही बिठाना चाहता है। वो ठीक है, उन्होंने बुक क्लीन करके दे दी, ये क्रेडिट उनको है, लेकिन अब वो अपना आदमी बिठाएंगे, ये तो आप भली भांति जानते हैं कि जब भी जो भी कंपनी बिकी है, जो भी कोई तो नया मैनेजमेंट अपना आदमी टॉप पर तो बिठाता ही, उसके अंडर में आएंगे। प्रशांत कुमार जी ने सारी चीज़ रिकवर की, साफ सफाई की बैंक की, और अब उनके ऊपर आकर कोई बैठ जाएगा तो मतलब उनको भी शायद उतना अच्छा नहीं लगेगा ना, जो एक फ्री हैंड होता है आदमी का, तो वो फ्री हैंड तो नहीं रहेगा। तो ऑफकोर्स ये तो है एक चीज़। और बताइए, आप दूसरा कुछ बता रहे थे, EMS शेयर के बारे में बता रहे थे, केन्स टेक्नोलॉजीज। केन्स, हाँ, क्योंकि वो भी काफ़ी करेक्ट हुआ है। हाँ, तो उसमें अब रिकवरी भी आ गई है, 3700 से 4200 4300 की रेंज में आ गया, अब ठीक ठाक रिकवर हो रहा है। क्योंकि कोटक की रिपोर्ट से मामला शुरू हुआ और वहीं पे खत्म हुआ, आगे बीच में JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई, तो कोटक ने फिर से उनकी फेयर वैल्यू कट कर दी है, जिस वजह से स्टॉक गिरता हुआ दिखा है। तो इस केन्स टेक्नोलॉजीज की वजह से जो पूरा इस पूरे स्पेस में ही दिक्कत हुई ना, तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आप केन्स टेक्नोलॉजी छोड़ दीजिए, बाकी शेयर अच्छे हैं, वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए चाहे तो मौके बन सकते हैं। और एक हिंदुस्तान जिंक, ये जो सिल्वर वाला प्ले है ना, 500 के ऊपर स्टॉक ने सस्टेन करना शुरू किया इस हफ्ते में। मेटल्स में वैसे ही बहुत शानदार मूव हमने देखा, चाहे वो हिंदुस्तान जिंक हो, हिंदुस्तान कॉपर हो, वेदांता हो, सब में मूव काफ़ी अच्छा था, टाटा स्टील फॉर दैट मैटर, सारे स्टॉक्स काफ़ी अच्छे चले हैं। हिंदुस्तान जिंक को लेकर आपकी अगर किसी से बात हुई है कोई? नहीं, मेरी तो रोज ही बात होती है शो में, तो मतलब बात यही है कि भाई सिल्वर का प्ले है, और जिंक के भी प्राइसेस ऐसे वीक नहीं है कि उसको ओवरऑल केवल सिल्वर पर ही देखा जाए, तो ये एक अच्छी चीज़ है हिंदुस्तान जिंक के साथ। दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि वेदांता को डिविडेंड देने के चक्कर में डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, बहुत बढ़िया, तो आप उसको अगर FD के तौर पर भी देख लेते हो तो भी ठीक है, प्लस आप जब उसको एज एन मेटल की साइकिल में देखते हो तो आपको फ़ायदा दे रहा है, और अब वो डाइवर्सिफाइड प्ले है। तीसरा कि वेदांता समूह की पता नहीं किस्मत शायद अच्छी है कि जब भी उनका एक लगता है ना कि डाउनफॉल आ रहा है, मेटल की साइकिल घूम जाती है, और आप वेदांता को ही देख लो वेदांता को देख लो तो मतलब ये चीज़ है अग्रवाल साहब के साथ, अनिल अग्रवाल जी के साथ, कि वो उनका प्ले ठीक हो जाता है कैसे भी। आप याद है कोविड या उसके आसपास वेदांता का शेयर 58 या 60 रुपये आ गया था, ठीक है, 93 रुपये मैंने भी देखा, मुझे याद है। और फिर ये 87 रुपीज़ पर ये डीलिस्टिंग लेकर आए थे, LIC ने मना कर दिया था, याद है, LIC ने कहा था भाई इतने नीचे डीलिस्टिंग अभी सही भाव नहीं है ना, ये सही भाव नहीं है। तो वो जो चीज़ है, अब LIC को भी पता था, अग्रवाल साहब को भी पता था कि 87 पे तो डीलिस्ट नहीं होगा, लेकिन उनकी वो जो ट्रिक थी उसने शेयर को 87 के ऊपर पहुंचा दिया, और उनके ज़्यादातर शेयर प्लेज थे, अगर वो 87 के ऊपर नहीं आता तो वो प्लेज शेयर कटने शुरू हो जाते तो ये होती है मतलब ट्रिक, कि आपने गेम भी खेला और आपने नुकसान भी नहीं कराया और आप फायदे में आ गए, कॉस्ट कुछ नहीं लगी, केवल एक स्टेटमेंट। और इसी हफ्ते आप देखिए वेदांता में नीचे में 503 504 का लो था, और आई थिंक जो क्लोजिंग हुई है 544 के आसपास हुई। तो आप कह रहे हैं ना कि डिविडेंड अच्छा देता है, एक FD वाला स्टॉक है, 40 रुपये के आसपास, यानी कि 8-9% का मूव तो इसने एक ही हफ्ते में दिया है। तो बहुत ही शानदार मूव हमने इस हफ्ते मेटल स्टॉक्स में देखा है। अब पूरा दारमदार इसी बात पे, जैसे आपने कहा कि ट्रेड डील को लेकर क्या अपडेट आते हैं, और कहीं
पुतिन साहब जो आए थे उसका भी अपडेट ना आ जाए कभी क्योंकि ये डेलीगेशन आने वाला था यूएस का, ऐसे क्यास थे बाजार में कि शायद इस वजह से वो होल्ड करके रखा हुआ जो भी डील्स हुई हैं रशिया के साथ, उसका भी अनाउंसमेंट हो सकता है शायद इस हफ्ते आ जाए, यू नेवर नो कि इनके जाने का इंतजार था शायद। मेरी सुनील सुब्रमण्यम सर से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि अगर इस समय आपने माल दे दिया मार्केट में डर के, आपको मिलेगा नहीं कभी, मतलब आप फिर पछताएंगे, वो मिड कैप स्मॉल कैप हो कोई भी हो। और देखिए इस समय मैं मानता हूँ कि पेशेंस की वो टेस्टिंग हो रही है, वो शायद आखिरी फेज़ की भी हो सकती है, वो शायद अभी मिडिल फेज़ की भी हो सकती है। मिडिल और आखिरी फेज़ को तो पहचानना बड़ा मुश्किल है कि आप मिडिल में खड़े हो या आखिरी में खड़े हो। मार्च तक का टाइम दे दिया है, किसी दिन अगर आप उन्होंने जनवरी में अनाउंस कर दिया, दिसंबर एंड वाले दिन अनाउंस कर दिया, हम और आप क्या कर लेंगे कि आपने तो जी मार्च बोला था, बोलेंगे प्री पॉन्ड ही तो किया ना, बोला नहीं है किसी ने। नहीं मतलब सीईए ने तो बोला है ना, उन्होंने कहा है कि अगर मार्च तक डील नहीं होती है तो मुझे काफी हैरानी होगी या काफी हाँ दुख होगा। मतलब वो इंडिकेशन तो आपको वो इसी तरह से दे रहे हैं ना, पहले वो दिसंबर तक की हैरानी हो रही थी सबको, अब मार्च तक की हो रही है। तो आप कुल मिलाकर देखो, मतलब क्या कर लोगे आप, कुछ नहीं कर सकते। फिर जब ये मार्केट खुलेगा ना सर, ये एक साइकिल है पूरे मार्केट की। आप देखो तो मिड कैप स्मॉल कैप पहले 50% साफ हो जाते हैं, अब लोग बोलते हैं जी हमारे एक्सपर्ट ने नुकसान दे दिया, 30% का पोर्टफोलियो डाउन चल रहा है। भैया आपको अगर 50% पैसा कमाना है मार्केट से, तो मिड कैप स्मॉल कैप के बिना कमा नहीं पाएगा, पॉसिबल वो लार्ज कैप में तो नहीं कमा पाएगा। लार्ज कैप आपको 10 से 15% रिटर्न देंगे, मिड कैप स्मॉल कैप में जब वो जाता है 50%, अगर आपको अपसाइड वो 2 साल कमा कर देता है तो 1 साल आपको उसका साथ देना पड़ेगा, वो 30% डाउन साइड भी आपको देखनी पड़ेगी। नहीं आना चाहिए आपको वो हाँ, अगर आपको नहीं आता है तो सीख लो, नहीं सीखना चाहते हो तो मार्केट्स खुद निकाल के फेंक देगा, आप खुद ही निकल जाओगे। तो 50% की रिटर्न की उम्मीद ना करें फिर। नहीं अब कर लें, नहीं, अगर 30% नीचे नहीं देख सकते हाँ, तो 50% ऊपर भी देखना आपके हाँ लिए फिर हाँ मुश्किल हाँ, है। फिर तो नहीं करना है आपको। लेकिन सुब्रमण्यम सर मुझसे यही कह रहे थे कि अब यहाँ से रिटर्न जो मिलेगा ना आपको मिड कैप स्मॉल कैप में, बड़ा ज़बरदस्त मिलेगा। और आप जानते हो सुब्रमण्यम सर को, वो मिड कैप स्मॉल कैप के तो मतलब बेताज बादशाह हैं। तो मतलब मुझे तो यही लगता है पर्सनली, चेरी पिकिंग का टाइम आ गया है। बिल्कुल आ गया है। अगर अब नहीं की तो फिर तो आपको सस्ते में माल मिल रहा है जब आप लेते नहीं हो, जब महंगे में माल मिलता है तब आप भागते हुए घोड़े पर चढ़ते हो, वो भी भागते हुए घोड़े पर तब चढ़ते हो जब वो बहुत आगे रेस में बिल्कुल जीतने वाला होता है, तब आपको टारगेट तो हिट होते हैं आपके 3-4 कुछ महीने और आप अपने को हीरो बन जाते हो। लेकिन उस समय पर होता क्या ना, आप 4 महीने के हीरो बनते हो, फिर 4 साल के लिए जीरो भी बने रहते हो, तो वो आप गलत टैक्टिस है। और बताइए संदीप जी, बाकी क्या आपने कुछ पढ़ा, कुछ स्पेशल हाईलाइट जो आपको लगता हो? बस यही है कि ये जो तेज़ी है ना सर, ये जो 2 दिन की तेज़ी शुरू हुई है शायद ये लंबी एक्सटेंड हो सकती है। और मेरी किसी एक्सपर्ट से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि अगले हफ्ते फिर से आपको बाजार में नए रिकॉर्ड हाइज भी लगते हुए दिख सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि नंबर ही है कि हम रिकॉर्ड हाई पे ही बैठे हुए हैं, उसी की इंतज़ार कर रहे हैं। 26,000 के ऊपर वीकली क्लोजिंग देना बाजार की, ये अपने आप में, और वो भी डे हाई के आसपास जाके शुक्रवार को अब बंद हुए हैं। मतलब मुझे नहीं याद आता कि लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ था कि डे हाई पर जाके आपने वीकेंड के 2 दिन के वीकेंड से पहले आपने क्लोजिंग ऐसी दी है। तो मूड माहौल जो कॉन्फिडेंस है ना बाजार में लौट रहा है, जैसे आपने भी कहा कि ये टाइम पे अगर आप डर गए और आपने माल दे दिया तो फिर शायद आप पछतावा भी नहीं कर पाएंगे, पछतावे का भी टाइम नहीं मिलेगा, बाजार को ऊपर ही जाते हुए देखेंगे। तो उस लिहाज से अभी जो मोमेंटम है बाजार में, जिस तरह का फेज़ है ना, अगला हफ्ता बाजार के लिए इट कुड बी अ गेम चेंजर और फिर से रिकॉर्ड हाई लग सकता है बाजार में। हाँ, बाजार में हाई लग जाए, लेकिन फिर आप बोलोगे कि जी हाई की तो बात हुई थी, हाई लग गया, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो तो अभी भी लो पर बैठा है। देखिए ऐसी कंप्लेंट मत करना, क्योंकि अभी मिड कैप स्मॉल कैप की रैली शुरू ही नहीं हुई है, पहले बता रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी बहुत नीचे है, 30-30, 40-40। मैंने पिछली बार भी बताया था। नहीं, अभी तो लार्ज कैप भी चलना नहीं शुरू हुए, केवल सिलेक्टिव कुछ सेलेक्टिव 10, स्टॉक्स हैं 12, इंडेक्स के 12 जो कि बाजार को ऊपर लेके आ गए हैं। अभी तो सारे निफ्टी 50 के स्टॉक्स नहीं चले हैं, तो फिर मिड कैप्स के लिए तो अभी बहुत रूम है, बहुत रूम रुको जरा, सब्र करो। बिल्कुल ठीक बात है, तो रुकें अब यहाँ पर ही, ठीक है? जैसा आप आदेश करें। अरे जैसा बिल्कुल पब्लिक आदेश करे, और उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए और जानकारी के लिए काम आएगा। और संदीप जी चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं आपसे। बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको पिछले हफ्ते का पूरा रैप मिल गया होगा। अगले हफ्ते आपको बाजार में कैसे ट्रेड करना और क्या सिनेरियो चल रहा है बाजार में, वो आपको समझने में काफ़ी हद तक मदद मिल गई होगी। तो एक निचोड़ हम आपको
मसाला के रूप में इस हफ्ते देने की कोशिश करते हैं शो के जरिए। बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए। मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।